मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लोग एक टॉपिक करेंगे जो सेल्स के सीरीज और पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए एडवांस टॉपिक है। ठीक है, आइए बोर्ड पर स्टार्ट करते हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन लोग सीरीज कॉम्बिनेशन से। ये सेल्स हैं, एन सेल्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं। E1, E2, En इनके इंटरनल इनके EMF हैं। R1, R2, Rn इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये सारा कॉम्बिनेशन इकट्ठा होकर के और एक कैपिटल R रेजिस्टेंस को I करंट डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, और पिछले टॉपिक में भी बताया था मेरे पिछले वीडियो में कि किसी भी सेल के लिए ये अपनी चाबी है। इस पर्टिकुलर डेरिवेशन के लिए चाबी है, बाकी सब तो मैथमेटिक्स है। टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू EMF माइनस IR। ठीक है, V1 V2 ये टर्मिनल वोल्टेज है Vn, और पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल टर्मिनल वोल्टेज V है। टोटल वोल्टेज और सीरीज में जुड़े हुए इंडिविजुअल वोल्टेजेस के बीच में ये रिलेशन है। सीरीज में वोल्टेजेस ऐड होते हैं। ठीक है, V1 का वैल्यू क्या होगा? E माइनस IR, E माइनस IR, E माइनस IR। 1 2 3 किसके लगाऊंगा? जो डिफरेंट है। करंट डिफरेंट नहीं है, करंट सब में कॉमन है। सीरीज में करंट सेम होती है। अब आप ब्रैकेट ओपन करिए और इनको अरेंज करिए। EMF सारे एक ब्रैकेट में और इंटरनल रेजिस्टेंस सारे के सारे एक ब्रैकेट में। ये अपने कर लिया। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मैं राउंड कर रहा हूं, किसको राउंड कर लिया मैंने? केवल सेल्स को। ये सारा कॉम्बिनेशन जो है एक अलग सर्किट अज्यूम करते हैं। एक अलग सर्किट अज्यूम करते हैं। क्या है ये? एक अकेला सेल वो उसी रेजिस्टेंस को उतनी ही करंट डिलीवर कर रहा है। उसी रेजिस्टेंस को बराबर करंट डिलीवर कर रहा है जितने ये सारे मिल करके और कर पा रहे थे। वो काम ये अकेला सेल कर रहा है। तो इस सेल का जो इक्विवेलेंट EMF है, इस सेल का जो EMF है वो इस पूरे कॉम्बिनेशन के EMF के इक्वल होगा, और इसका रेजिस्टेंस पूरे के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ये अपन ने पहले भी किया था। ठीक है, एक काम करें, इस सर्किट के लिए ये वाला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ये चाबी इस सर्किट के लिए ऐसी होगी। ठीक है, इन दोनों को अपन ने, जब ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये सिंगल सेल वाला सर्किट और ये पूरा कॉम्बिनेशन यदि समान है, समान क्यों है? क्योंकि सेम रेजिस्टेंस को सेम करंट दे पा रहे हैं, तो बस बाकी सब समान है। तो जब ये सर्किट्स सिमिलर हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो ये वोल्टेज का एक्सप्रेशन भी इक्विवेलेंट होगा। EQ की जगह पर कौन आ रहा है? ये, और REQ की जगह पर ये ब्रैकेट आ रहा है। ठीक है, ये तो इसको अपन लोग जो है कंक्लूड करेंगे, तब वापस याद करेंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर इस सर्किट के अंदर करंट का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? करंट का एक्सप्रेशन, ठीक है।
आई इक्वल टू, इस सर्किट की बात कर रहा हूं, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर प्लस आर इक्वल, दोनों सीरीज में, इसलिए टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, और आप आगे चाहो तो इसका ई क्यू का वैल्यू पुट कर दें, E1 प्लस E2 प्लस EN, R प्लस आर ई क्यू का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। ठीक है, ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ का एक्सप्रेशन है, ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का ये एक्सप्रेशन है, और ये आ गया करंट का एक्सप्रेशन। इनको आप अपनी मेमोरी में स्टोर कर लो। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक होने के बाद जब कंक्लूजन करेंगे तब इसको वापस याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अपन लोग पैरेलल। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो बच्चों ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये 1 2 3 4 5 n सेल्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, और फर्स्ट सेल I1 करंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकंड सेल I2 करंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सारी करंट्स मिल करके और कैपिटल R को अपनी करंट डिलीवर कर रही हैं। ठीक है ना, ये बात। तो फर्स्ट सेल के लिए ये जो चाबी है इसको मत भूलिए, यहां पर मैंने चाबी लिखी V इक्वल टू E माइनस IR। ये वाला जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट सेल के लिए लिखते हैं V इक्वल टू E माइनस IR, सेकेंड सेल के लिए V इक्वल टू E माइनस IR, थर्ड सेल के लिए E माइनस IR। ठीक है, इनमें 1 2 3 किसके लगाऊं, 1 2 3 करंट पे भी लगा दूं, यस, करंट भी डिफरेंट डिफरेंट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या V पर भी 1 2 3 लगाऊं, नहीं, पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम है। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन से करंट का एक्सप्रेशन क्या आया, I1 इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1। ऐसे ही I2 का वैल्यू आएगा E2 माइनस V अपॉन R2, और फिर IN तक। ठीक है, ये सारी करंट मिलकर के और कैपिटल I को फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू, क्योंकि आप जानते हो पैरेलल में करंट्स का एडिशन होता है और सीरीज में वोल्टेज का एडिशन होता है। सीरीज में करंट सेम रहती है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। I1 का वैल्यू क्या पुट किया, E1 माइनस V अपॉन R1, I2 का वैल्यू ऐसे करते करते और EN माइनस V अपॉन RN। अब इसको रीअरेंज कर लें, माने कि टुकड़े कर लो, E1 अपॉन R1 प्लस EN अपॉन RN माइनस V 1 अपॉन RN, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन RN। ये करंट का एक्सप्रेशन आया जो कि इनकम्प्लीट है अभी। ठीक है, अपने को फाइनली करना क्या है, सेम पिछले टॉपिक की तरह से V यानी कि टर्मिनल वोल्टेज का एक्सप्रेशन पता करना है। तो ये V उधर चला गया और I उधर चला गया, क्या आ गया, V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RN इक्वल टू E1 R1
EN/RN, ठीक है, और -I। उसके बाद आपका टारगेट है टर्मिनल वोल्टेज का एक्सप्रेशन पता करना है। तो ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे आ जाएगा, E1/R1 EN/RN अपॉन ये पूरा ब्रैकेट नीचे -I 1/R1 1/RN। ये टर्मिनल वोल्टेज का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। और फिर पिछले टॉपिक के जैसे ही, क्या सपोज इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह पे, जिसको राउंड कर रहा हूं मैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह पे एक सिंगल सेल होता और वो उतने ही रेजिस्टेंस को उतनी ही करंट डिलीवर कर रहा होता, अकेला सेल जितनी कर रहे हैं ये पूरे मिला करके, तो उस सेल के ईएमएफ को आप बोलते EEQ, यानी कि ये अकेला सेल इस पूरे कॉम्बिनेशन के बराबर काम कर रहा है। तो इस अकेले का ईएमएफ है वो पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ आएगा। टर्मिनल वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखे इस सर्किट के लिए, और इस वाले सर्किट के लिए टर्मिनल वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या है, ये आगे इन दोनों को इक्वेट करें तो आपको पता पड़ रहा है ये कौन है, किसका एक्सप्रेशन है, ये EEQ, और ये किसका एक्सप्रेशन है, REQ का है। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करके अपन लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अपन ने एक रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का काम कर लिया, ठीक है। अब अपन लोग कंक्लूड करेंगे, और वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। एक चीज़ मैं दूं ज्ञान की बात, कि नींव बनाना बेशक ज़रूरी है। जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो बेशक नींव बनाना और फर्श के नीचे पत्थर बिछाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं उन लोग, वो बेशक ज़रूरी है। लेकिन ड्राइंग रूम को सजाना और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो अपने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर इनको सजाना होता है, वो भी ज़रूरी है। जो बंदा केवल सजाने का काम करता है, यानी कि केवल कंक्लूजन के अंदर रहता है, और उसने कभी हाथ से डेरिवेशन नहीं किए, डेराइव नहीं किए फॉर्मूले को। जैसे मैं कहा करता हूँ कि आप सर्कल का एरिया होता है πr², इसको भी डेराइव करने की कोशिश करो, पाइथागोरस थ्योरम को भी डेराइव करने की कोशिश करो कि आया कैसे, ठीक है। किसी भी तरीके से डेराइव करो, प्रैक्टिकली, ग्राफिकली, थियोरेटिकली, मैथमेटिकली, लेकिन आपका वो डेराइव्ड होना चाहिए, तब जा कर के और आप उसके अंदर उसको यूज़ कर पाओगे। केवल रेडीमेड फॉर्मूले को, अनडेराइव्ड फॉर्मूले को रट लिया और आप कंक्लूजन निकालने चल दिए, गड़बड़ जाएगी। आपका वो बनाया हुआ भी हो तो आपकी नींव मजबूत रहेगी, और फिर मजबूत नींव के ऊपर आप कंक्लूड कर रहे हो उस फॉर्मूलों से, आप एनालिसिस कर रहे हो उन फॉर्मूलों की, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिर कितने ही फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर सजाओ, कंक्लूजन कितना ही निकालो, फिर आपकी नींव मजबूत है। आपने वो फॉर्मूला, पर्टिकुलर फॉर्मूला अपने हाथों से डेराइव किया है, ठीक है ना। रेडीमेड कुछ नहीं है, किसी का दिया हुआ नहीं है, आपका खुद का पैदा किया हुआ फॉर्मूला है। आप कभी मात खा ही नहीं सकते, कभी डिफीट नहीं खा सकते आप। खैर, तो ये फॉर्मूले अपन ने डेराइव कर लिए। अब इनको एक बार इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो अभी जो डेराइव किए बच्चों, सारे फॉर्मूले अपन ने सामने लिख लिए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी इन पे नज़र मार लेते हैं एक एक। देखो,
ये जो फॉर्मूला है, और करीब आ जाए आप, देखो एक छोटी सी बात, चलते चलते, ठीक है, चलते फिरते वाली बात है, छोटी मोटी बात। 10 वोल्ट 2 ओम, 6 वोल्ट 3 ओम, 5 वोल्ट 1 ओम, ऐसा कोई 3 सेल हैं। मैंने पूछा कि इनका टोटल वोल्टेज बताओ, यहां से लेके यहां तक के बीच में टोटल वोल्टेज बताओ, टर्मिनल वोल्टेज इस बैटरी का। तो अंडरस्टूड है, आप टोटल ईएमएफ पूछ रहे हो, ठीक है ना, पूरे कॉम्बिनेशन का टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ एक ही बात, ओपन सर्किट में, ठीक है। आप जानते हैं कि ओपन सर्किट में वो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल होता है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, तो आप कहोगे टोटल ईएमएफ कितना आएगा, 10 + 6 + 5। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 + 3 + 1। कितना सिंपल है, ठीक है। ये सब न पढ़ा होता तो भी कोई बंदा ये एक्सपेक्ट करता भी, ठीक है ऐड कर दो यार, सबको टोटल कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आप समझते हो कि हमेशा टोटल निकालने के लिए ऐड नहीं करते, बड़े पंगे होते हैं कई बार, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से कोई एक सेल को मैंने रिवर्स ऑर्डर में ज्वाइन कर दिया, सेल को उल्टा लगा दिया, ठीक है। बाकी दूसरों के कंपैरिजन में एक सेल उल्टा लगा हुआ है। अब ये उल्टा का मतलब क्या है, उसके टर्मिनल्स आपने एक्सचेंज ऑल्टर कर दिए, इन्वर्ट कर दिए, तो क्या होगा, तो ये फर्क पड़ेगा। ईएमएफ की कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी। ईएमएफ की कैलकुलेशन में वो जो उल्टा वाला है उसका साइन उल्टा हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस में ये मत कर देना कि इसका रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्ट नहीं होता, ठीक है, रेजिस्टेंस इन्वर्ट नहीं होता। अपन जब थ्योरी कर रहे थे तो मैंने बताया था कि आप एक सर्किट के अंदर, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सेल है उसको काय से कंपैरिजन करते हो, अपने घर में जो पाइपलाइन है उसमें कौन है, पंप। आप समझते हो, पंप को यदि उल्टा लगा देते हैं तो फर्क पड़ता है क्या, बिल्कुल पड़ता है। जो बाहर से पानी ला रहा है वो आपके घर का पानी बाहर फेंक देगा, पड़ोसियों को दे देगा, वो पंप उल्टा लगा दोगे तो। और रेजिस्टेंस का कंपैरिजन किससे किया था मैंने, कचरे से। तो कचरा जो है ना, वो एक पाइप के अंदर कचरा आ गया है, उस कचरे को उल्टा करके ऐसे लगा दो तो भी वो रुकावट ही पैदा करेगा। रेजिस्टेंस का रोल जो है वो चेंज नहीं होता, उसको उल्टा कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस का उल्टा पलटा होता नहीं, सेल का उल्टा पलटा होता है, ठीक है। सेल में पोलैरिटी होती है, रेजिस्टेंस हैज़ नो पोलैरिटी। खैर आगे बढ़ते हैं, इसका ध्यान रखें। सेल उल्टा हो जाएगा, ईएमएफ का साइन उल्टा हो जाएगा, रेजिस्टेंस का नहीं होगा। ये ध्यान में आगे तो बता रहा हूँ, और वो आपको पिछले टॉपिक में भी, पिछले वीडियो में बताई थी ये बात। और ये इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो आप एक बड़े आराम से कह सकते हो कि अरे ये फॉर्मूला तो मेरा देखा हुआ सा लग रहा है। पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज में और पैरेलल में फॉर्मूले अपने अपने कायदे से वैसे के वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर
सीरीज वाला ईएमएफ का फॉर्मूला भी आप कह सकते हो कि ये भी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही है, लेकिन पैरेलल में जो ईएमएफ का फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला, वो आपने एक्सपेक्ट तो कम से कम नहीं किया होगा कि इतना खतरनाक आएगा। ठीक है, ओके। और फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप किसी कैपिटल आर रेजिस्टेंस से ज्वाइन करके और करंट ड्रॉ करते हो, कॉम्बिनेशन में से जो करंट ड्रॉ कर रहे हो उसका एक्सप्रेशन, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं, वो तो दोनों के लिए सेम है, वो तो यूनिवर्सल है, कोई पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं है। ठीक है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये करंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अपन लोग इसका एक स्पेशल केस लेते हैं जो कि आपके नोट्स में है। आपके नोट्स में ये फॉर्मूले डायरेक्ट लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके नोट्स कवर कर रहे हैं 12th का सिलेबस। ठीक है, आपके नोट्स नीट और जेई का सिलेबस का मटेरियल कवर नहीं कर रहे। ठीक है ना, ये बात क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वही उनके नोट्स, उनके जो वर्कशीट्स हैं वही कवर नहीं कर सकती, तो मैं तो कौन हूँ। ठीक है ना, और यदि उनके नोट्स कवर कर रहे होते तो उनका सिलेक्शन का परसेंटेज 99% होता। ठीक है, जबकि उनका परसेंटेज 5% के ऊपर भी नहीं होता। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इससे आगे अपन लोग और कंक्लूजन कैलकुलेट करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सपोज सारे सेल आइडेंटिकल होते, मतलब इससे ज़्यादा इजी और कुछ अपन लोग इजी बनाने के लिए कर रहे हैं कि सारे सेल एक समान हैं, सबके सब सेल आइडेंटिकल हैं, तो उनमें से फिर मैंने 1 2 3 4 निकाल लिया। कितना आया जी? एनी बोलो जी, कितना आया? एनआर। ई क्यू का वैल्यू कितना आएगा? एनी। आर ई क्यू का वैल्यू एनआर। ये मैं इसको बोलता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का एक्सप्रेशन है जब सारे सेल एक समान है, आइडेंटिकल हैं। ठीक है, पैरेलल के अंदर क्या होगा? 1 और 2 3 एन वगैरह इनसे छीन लो। बोलो कितना आया? एन ई अपॉन आर और एन अपॉन आर। बोलो आया कि नहीं आया? और ये कैंसिल हो गया। और क्या आया? इसको देख करके आप क्या बोले? खोदा पहाड़ निकली चुईया। कितना इंटरेस्टिंग बात है कि आपको पैरेलल में जब सेल्स को कनेक्ट किया तो ईएमएफ में एडवांटेज नहीं मिला। एडवांटेज मतलब ईएमएफ बढ़ा नहीं। एक सेल का ईएमएफ कितना था? कैपिटल ई। सारे सेल्स का टोटल ईएमएफ कितना है? वो भी कैपिटल ई। एडवांटेज नहीं मिला। इधर देखो एडवांटेज मिला क्या? बिल्कुल। एक सेल का ईएमएफ कितना था? कैपिटल ई। सारे सेल्स का टोटल ईएमएफ कितना हो गया? बढ़ गया। ईएमएफ में एडवांटेज मिल रहा है। इसी तरह से रेजिस्टेंस की बात भी करेंगे। रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है? क्या ये एडवांटेज है? नहीं, रेजिस्टेंस कभी भी एडवांटेज नहीं होता। ठीक है ना, ये तो एक तरह से दिक्कत है। और ख़ास बात ये है, यदि कोई एक्सटर्नल सर्किट की बात करें, सेल के बाहर का रेजिस्टेंस, वो तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों टाइप का हो सकता है। बल्ब में रेजिस्टेंस नहीं होता तो बल्ब लाइट नहीं देता। हीटर में, गीज़र में, टोस्टर में और ओवन में रेजिस्टेंस नहीं होता तो वो गर्म नहीं होते। आयरन में इस्त्री प्रेस करने वाली, यदि इनमें रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये गर्म नहीं होते। ठीक है, गर्म होना इनका बिहेवियर है, ज़रूरी है ये गर्म होना। तो रेजिस्टेंस नहीं होता तो कोई पर्टिकुलर चीज़ है वो गर्म नहीं होती, कोई सर्किट गर्म नहीं होता। और ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की। ठीक है, एक बार वापस आता हूँ मैं। सेल के बाहर का जो रेजिस्टेंस है, यदि वो गर्म होने के लिए ही बना है, गीज़र, टोस्टर, प्रेस और गीज़र वगैरह वगैरह की जैसे,
तो गर्म होने के लिए बनाया तो उसके लिए तो कहेंगे कि भाई रेजिस्टेंस तो होना जरूरी है इसके लिए, बिना रेजिस्टेंस के गर्म तो हो ही नहीं सकता। ये फॉर्मूला बता रहा है हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर डेल टी, ठीक है, कि रेजिस्टेंस जीरो है जो कि सिर्फ इमेजिनरी है, रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। यदि रेजिस्टेंस जीरो होगा तो हीट ही प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कुछ सर्किट्स ऐसे हैं जैसे टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, क्या वो आप चाहते हो कि गर्म हो जाए? बिल्कुल नहीं, गर्म काहे को, वो तो गर्म होने के लिए थोड़ी बने हैं, ठीक है। तो उनमें तो रेजिस्टेंस डिसएडवांटेजेस है। गीज़र में, हीटर में, आयरन में रेजिस्टेंस एडवांटेजेस है, लेकिन बाकी दूसरे जो हैं फैन है और एसी हैं, इनमें रेजिस्टेंस है वो डिसएडवांटेजेस है, उनको गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्या कभी एडवांटेजेस हो सकता है? कभी नहीं। आप कभी नहीं चाहोगे कि कोई बैटरी का अंदर जो है रेजिस्टेंस हो और वो उसको गर्म कर दे। बैटरी को काम में लेते लेते चार्जिंग या डिस्चार्जिंग दोनों में बैटरी गर्म होती है। अपन कभी नहीं चाहेंगे कि बैटरी गर्म हो। तो ये जो है हमेशा हमेशा डिसएडवांटेजेस है, स्मॉल आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको रेजिस्टेंस में डिसएडवांटेज हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यहां पर ईएमएफ भी बढ़ रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे ईएमएफ में एडवांटेज नहीं मिल रहा है। ईएमएफ उतना ही बना हुआ है जितना कि सारे के सारे पूरे कॉम्बिनेशन का ईएमएफ और अकेले सेल का ईएमएफ इक्वल है। ईएमएफ में एडवांटेज नहीं मिल रहा, लेकिन रेजिस्टेंस में एडवांटेज मिल रहा है। कैसे? कितना आएगा? N/R, ठीक है। बोलिए, Req का वैल्यू कितना आया? R/N। और ये बात आप पहले से जानते हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है, यानी कि वो 1/N टाइम। तो ये रेजिस्टेंस में एडवांटेज हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस में एडवांटेज मिल रहा है। करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा? EQ का वैल्यू कितना है? E, और Req का वैल्यू है R/N, ठीक है। इसको आप एलसीएम लेकर के आगे लिख सकते हो, Ne/NR+R, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, इसको और अपन लोग क्लोज आ जाते हैं। जो कंक्लूजन का लास्ट पॉइंट है उसके और करीब आ गए अपन लोग। IS इक्वल टू Ne/R+NR, और यहां पे I पैरेलल इक्वल टू Ne/NR+R। ये लो जी, इतनी लंबी चौड़ी कहानी का आधा घंटे की जो कहानी है उसका ये निचोड़ निकला है। क्यों मैंने करंट को क्यों लिया? क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली करंट से ही मतलब है। आप समझो इस बात को कि आप सेल्स को कंबाइन करते क्यों हो, सेल्स की ग्रुपिंग करते क्यों हैं अपन लोग? अल्टीमेटली सर्किट में ज़्यादा करंट ड्रॉ करने के लिए। आपका मेन पर्पस क्या है कि आप ज़्यादा करंट ड्रॉ करें, ज़्यादा बल्ब चमकें, ठीक, हीटर ज़्यादा गर्म हो। और सबसे बड़ा एग्जांपल है ज़्यादा करंट का, और वो है ऑटोमोबाइल के अंदर आप इंजन का इग्निशन स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत ज़ोरदार करंट की, इंस्टेंटेनियस हाई हैवी करंट की ज़रूरत पड़ती है। करंट कैसी होनी चाहिए? इंस्टेंटेनियस और हैवी। इंस्टेंटेनियस हैवी करंट की ज़रूरत पड़ती है आपको ऑटोमोबाइल के अंदर, तब जा कर के, और उसका चक्का घूमता है, अंदर की मशीन चलती है, ठीक है ना। आप सोचो
कि आप पैर से स्टार्ट करते हो मोटरसाइकिल को, कितना जोर आता है, और उतने जोरदार कितना जोर आता है किक मारने में, उसको बैटरी चला देती है, तो आप सोचोगे कितना ज़बरदस्त पावरफुल होती होगी बैटरी, यानी कि बैटरी के द्वारा दी गई करंट कितनी ज़ोरदार होती होगी। तो बहुत ज़ोरदार करंट आपको चाहिए होती है, ठीक है। तो आप इसलिए ग्रुपिंग करते हो कि बहुत ज़ोरदार करंट आपको चाहिए। मैं इनमें से सेलेक्ट करना चाहता हूं कि कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करें जिससे कि अपन लोग उस कॉम्बिनेशन में से ज़्यादा, उन सेल्स से ज़्यादा करंट ड्रॉ कर सकते हैं। करें फर्स्ट केस, इफ कैपिटल आर इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, यानी कि जो सेल हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल है, अच्छे बच्चे हैं वो। एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल किस में होता है? लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल कभी देखा है? बिल्कुल ऑटोमोबाइल की जो बैटरी होती है वो लेड एसिड सेल ही होता है, ठीक है। बहुत सूटेबल, बहुत फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल है स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस के स्मॉल होने का। बोलिए जी, आई एस यानी कि सीरीज में करंट कितनी आएगी? एनी अपॉन कैपिटल आर। बाकी कहाँ गए? नेग्लिजिबल कर दिया, उसको भगा दिया मैंने, ठीक है। और इधर कितना आया? दीवार बना दो। आईपी, आईपी का वैल्यू कितना आया? एनी, और स्मॉल आर तो नेग्लिजिबल हो गया स्मॉल होने की वजह से, एन आर। क्या कंक्लूजन हो रहा है आपका? और एक काम और कर सकते हो आप कि एक अकेला सेल लगा होता, इस कंडीशन में यदि केवल एक ही सेल लगा होता, एन की जगह पर केवल एक सेल लगा होता, तो वो कितनी करंट देता? ये मैंने कहा कि बिल्कुल यूनिवर्सल फॉर्मूला है किसी भी करंट के एक्सप्रेशन के लिए, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और एक अकेला सेल है तो टोटल का आएगा फिर तो ई अपॉन आर प्लस आर। स्मॉल आर नेग्लिजिबल है, तो क्या आ रहा है ये। अब ध्यान से सुने, कंक्लूजन का आखिरी पॉइंट आ गया कि एक अकेला सेल, कैसा सेल? जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल है, वो अकेला सेल कितनी करंट दे पाता है? ई अपॉन आर। कई सारे सेल मिलकर के कितनी करंट दे पा रहे हैं उसका कंपैरिजन करो जरा, कितने? एन टाइम्स, ठीक है। फायदा हुआ? हुआ। यहां पे आओ, एक अकेला सेल कितनी करंट दे रहा है? ई अपॉन आर, और कई सारे सेल मिलकर के कितनी करंट दे रहे हैं? सेम ई अपॉन आर। फायदा हुआ? तो आप कहोगे नहीं, जो काम अकेला सेल कर रहा है वही काम सारे मिलके कर रहे हैं, क्या फायदा होगा? इतनी भीड़ लगाने की कहाँ जरूरत है? फिर तो कॉम्बिनेशन की कहाँ जरूरत है? आपको करंट में एडवांटेज मिल ही नहीं रहा। तो क्या बोले आप? अब आखिरी कंक्लूजन, केस 1 कि जब सेल का अपना खुद का रेजिस्टेंस बहुत कम है, एग्जाम्पल ये, तब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रेफर नहीं करोगे। काहे को? नंबर ऑफ सेल्स को खराब करें, खूब सारे सेल क्यों यूज़ करें, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन आप प्रेफर करोगे, ठीक है, जिससे कि क्या होगा? करंट में एडवांटेज मिलेगा, करंट तगड़ी मिलेगी। इसीलिए जो लेड एसिड सेल है, यानी कि गाड़ी की जो बैटरी है उसके अंदर, जैसे मारुति की बात करें, ठीक है ना, वैगन आर की बात करें, तो इसके अंदर जो बैटरी लगी होती है वो, उसके अंदर 2-2 वोल्ट के 6 सेल होते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी होती है। ये सारे के सारे 6 सेल्स हैं, वो सब सीरीज में लगे होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। अंदर खोल के नहीं देख सकते, लेकिन आप मेरी बात मान लो कि वो सीरीज में लगे होते हैं, इस वजह से। सेकंड केस, सेकंड केस क्या? पलटी मार ली,
तो क्या ऐसा कभी होता है क्या? हो जाए भाई। जैसे लैक्लांशियन सेल है, उसका रेजिस्टेंस 8-10 ओम होता है। लैक्लांशियन सेल का रेजिस्टेंस 5 ओम, 8 ओम, 10 ओम, 12 ओम, 15 ओम के आसपास होता है। और ख़राब हो जाए तो 20 ओम, 25 ओम, 50 ओम भी हो सकता है। और बिल्कुल बहुत अच्छा मटेरियल है, फ्रेश है, तो 3-4 ओम तो होता ही होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा है। यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो क्या होगा? बोलिए। अब की बार ये नेग्लिजिबल हो जाएगा और एन और एन कैंसिल हो गया, कैपिटल आर तो हो गया नेग्लिजिबल, एन और एन कैंसिल हो गया, कितना आ गया? यहां पे आए। अब की बार ये तो हो गया नेग्लिजिबल और एन ई अपॉन स्मॉल आर, आई पैरेलल एन ई अपॉन स्मॉल आर। सिंगल सेल, ये किसका करंट है? सिंगल सेल के द्वारा पैदा किया गया। आर तो नेग्लिजिबल है। और ये क्या कंक्लूजन किया आपने? सिंगल सेल इतनी करंट दे पा रहा है, ठीक है, सीरीज में सारे मिलकर के भी उतनी करंट दे रहे हैं। क्या करोगे? कर दो खचाक, क्रॉस कर दो। नहीं चाहिए भाई। जो अकेला सेल कर पा रहा है वो सारे मिलकर के उतना काम कर रहे हैं, नहीं चाहिए ऐसा काम। ये एन टाइम्स करंट दे पा रहे हैं पैरेलल में। सारी बातों का आज के पूरे हाफ एन आवर 36 मिनट का कंक्लूजन सुनो कि यदि ऐसा है तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रिफर करोगे, और यदि वैसा है उल्टा तो सीरीज कॉम्बिनेशन प्रिफर करोगे। टारगेट है कि अपना मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है, ठीक है ना, करंट मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन ऐसे हो तो फिर अपन लोग फंस गए, फिर तो नैया बीच में अटक गई। कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों आसपास में हों, वेरी लार्ज वेरी लेस कोई नहीं है, तब फिर तीसरा उपाय ये है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करेंगे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन और भी हाई लेवल की बात है, लेकिन अपन लोग जरा सा एक नज़ारा देख लो। डायग्राम बना लेते हैं पहले बच्चों। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का सिचुएशन समझो। ऐसे करके और आपने कई सारी सीरीज लगा रखी है, ठीक है। एक सीरीज में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं? n, E1, E2, E3, E4, En इनके EMF है। सेकंड वाली सीरीज है उसमें भी वैसे के वैसे n सेल्स हैं, ठीक है। ऐसे करके और 1 2 3 4 5 1 2 टोटल कितनी सीरीजेज हैं? m सीरीजेज हैं, ठीक है। इसका अपन लोग पहले एक पर्टिकुलर सीरीज को मर्ज कर देते हैं। देखिए ये एक सीरीज है, इसको मर्ज कर लेते हैं पहले। कैसे? सीरीज में n सेल कनेक्टेड है और सपोज सबका EMF सेम है, तो इस पूरी सीरीज का टोटल EMF कितना आएगा? Ne और रेजिस्टेंस आएगा NR। ये अपने पिछले ज्ञान से अपन ने कंक्लूड कर लिया। और इधर पास आ जाओ बड़े आराम से, शर्माने की जरूरत नहीं है, ऐसे, ठीक है। इसी तरह से सेकंड जो सीरीज है उसका भी Ne NR। ऐसे करते 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 टोटल कितने सेल हैं इसमें? इस तरह के 1 2 m सीरीजेज हैं। ऐसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये m सेल्स हैं, ठीक है। ये पैरेलल में कनेक्टेड है। इनको लिखें। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर इसका नेक्स्ट डायग्राम, मतलब इस डायग्राम का फाइनल फॉर्मूला लिख देता हूं।
तो यहाँ पे फाइनल करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा? पैरेलल में क्या होता है, ईएमएफ जितना है उतना ही रहता है। एक सेल का ईएमएफ कितना है, एनी, ठीक है। सच में ये एक सेल नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक पूरी सीरीज है, लेकिन उसका इक्विवेलेंट तो इतना ही है, ठीक है। और इन सब का रेजिस्टेंस कितना है, NR/M। इनके नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 करते करते ये कितने हैं, M है, तो M से डिवाइड हो गया। और इक्विवेलेंट ईएमएफ एक का जितना है, पूरे कॉम्बिनेशन का भी उतना ही रहा। एलसीएम लेकर के ठीक करें। ये आपका करंट का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। किसका, एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कई सारी सीरीजेज हैं, हर सीरीज में n सेल कनेक्टेड हैं और ऐसी सीरीजेज का नंबर है m, ठीक है। उसमें जो करंट का एक्सप्रेशन है, जो कैपिटल R के थ्रू करंट फ्लो होगी, वो करंट का एक्सप्रेशन ये है। इसका वैल्यू क्या चाहते हो आप, करंट का वैल्यू मैक्सिमम, उसको अपन लोग डिसाइड करने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है जो अलजेब्रा में है, और वो क्या है, ये यहाँ साइड में सुन लो। क्या आप x + y को ऐसा लिख सकते हो, x - y² प्लस 4xy? तो आपको समझ में नहीं आया। आप क्या करो, आप एक काम करो, राइट हैंड को सॉल्व करो, कितना आता है, राइट हैंड को सॉल्व करो आराम से, तबीयत से, अपना पूरा माइंड लगा करके राइट हैंड को सॉल्व करो, अपने आप x + y आ जाएगा। x + y को मैं क्या लिख रहा हूं, ऐसा क्यों किया, बस मेरे को यहाँ पर एक फटाफट कंक्लूजन निकल जाएगा कि आप क्या चाहते हो कि इसका वैल्यू कैसा हो, मैक्सिमम, और एक्सप्रेशन के अंदर आपका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, मिनिमम। जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो रिजल्ट कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मिनिमम कब होगा, देखो ये तो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, जो कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो गई तो कोई चीज़ डिक्रीज होगी, तो ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। इसका वैल्यू मिनिमम कितना होता है, 0, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस में तो जा नहीं सकता, स्क्वायर है, इस वजह से इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब MR = NR हो, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। और इसका वैल्यू जब मिनिमम होगा तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी कि दिस इज योर कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। कब, जब कैपिटल R और स्मॉल r, एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा या बहुत स्मॉल या बहुत लार्ज नहीं है, थोड़ा थोड़ा पास पास में है, जैसे 3 ओम 4 ओम, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, पास पास में है, तो आप डिसीजन लोगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का, और ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको बोला कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम है और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो आप क्या करना चाहोगे, सीरीज या पैरेलल, तो आप दोनों के लिए डिनाई कर दो कि ना तो सीरीज से काम बनेगा ना पैरेलल से परफेक्शन आएगा, आपको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, ऐसा कि M और N
कि कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू सोच लो, यानी कि इंटीजर होनी चाहिए ऑब्वियसली, ये तो नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, m का वैल्यू 3, कैपिटल R कितना है 4 ओम, n की वैल्यू 4, स्मॉल r का वैल्यू कितना है, इक्वल है, बिल्कुल है। यानी कि एक सीरीज में 4 सेल्स लगे हुए हैं और ऐसी सीरीजेस कितनी हैं, 3 सीरीज है। इस तरह का एक कॉम्बिनेशन में फॉर्म करूंगा तो वो जो है उसके अंदर टोटल कितने सेल कंज्यूम हुए, 3 सीरीज और हर सीरीज में 4 सेल है, टोटल 12 सेल कंज्यूम हुए। 12 सेल को कंज्यूम करके आप जो और कोई भी किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन बनाओ सक्सेसफुल नहीं होगा। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसके अंदर से आप मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर पाओगे। उन 12 सेल को आप केवल सीरीज में लगा दो, केवल पैरेलल में लगा दो, तो उतनी करंट नहीं मिलेगी जो इस पर्टिकुलर सेटिंग में मिलेगी आपको। 3/4 के अंदर आप ज्वाइन करोगे, इस तरह से ज्वाइन करोगे 1 2 3 4 और फिर सेम टू सेम सीरीज कितनी, 3 सीरीज, एक और आने दो। ये 12 सेल्स को आप ऐसे कनेक्ट करोगे, ये जो कॉम्बिनेशन है आपको मैक्सिमम करंट डिलीवर करेगा। ठीक, तो बच्चों ये तो सेल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपन लोग जो है चलते चलते बिल्कुल आखिरी बात और कर लेते हैं, जो मोस्टली बुक्स के अंदर इसी टॉपिक के साथ कनेक्टेड होती है, और वो ये है, देखो किसी भी सेल में से अपन लोग जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं उसका ये करंट का फॉर्मूला है और एक पावर का फॉर्मूला है। करंट का एक्सप्रेशन या पुट करें, ध्यान दो, ये पावर कौन सी है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस हो रही है। ऑब्वियसली अपने को उसी से इंटरेस्ट है, जो इंटरनल बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पावर प्रोड्यूस हो रही है उससे अपने को कोई मतलब ही नहीं है, वो तो उल्टा बैटरी को गर्म कर रही है, डैमेज कर रही है, ख़राब कर रही है। ये वाली पावर अपने लिए फ्रूटफुल है। ये पावर अपने को जो है यूजफुल है, काम में आ रही है। आप क्या चाहते हो, करंट को मैक्सिमम करना, ठीक है। करंट मैक्सिमम कब होगी, जब R का वैल्यू 0 होगा तब करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। यानी आप ये कह रहे हो, अच्छा एक दूसरी बात बताना भूल गया मैं, लॉजिक वाली, कि इस पूरे सीन में कैपिटल R एक वेरिएबल की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि कैपिटल R का वैल्यू आप कितना करो, कैपिटल R का वैल्यू चेंज करना, वेरी करना आपके हाथ में है, क्योंकि वो सेल के बाहर बैठा है। तो आप कैपिटल R का वैल्यू कैसा चूज करोगे जिससे कि आप मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर पाओ। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना कि कैपिटल R जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू आप कैसा चूज करोगे जिससे कि आप बैटरी में से मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर पाएँ। स्मॉल r का वैल्यू आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तो बैटरी, एक पर्टिकुलर बैटरी के लिए फिक्स है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कैपिटल R आपके कंट्रोल में है क्योंकि वो बैटरी के बाहर है, वो आप अपने हिसाब से मैन्युअली आप उसको वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि कैपिटल R का वैल्यू कितना करूं कि करंट मैक्सिमम हो। तो आप देख लो कि डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, तो आप कैपिटल R का वैल्यू मिनिमम करते करते कहाँ ले आए, 0 पे ले आए। ठीक है, ये मैक्सिमम करंट की कंडीशन है, कैपिटल R का वैल्यू 0 करके। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, तो पावर को मैक्सिमम करने के लिए पावर के एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे मॉडिफाई करके लिख दिया, E² R माइनस R होल स्क्वायर एंड प्लस 4RR। सिर्फ आप इसको एक्सपेंड करो, अपने आप यही आएगा। ये सिर्फ इतना डिसीजन लेने के लिए ऐसा किया है। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, स्क्वायर है,
ठीक है। इसका वैल्यू 0 कब होगा? व्हेन R becomes equal to R, then there will be maximum power produced in the external resistance। और वो पावर कितनी होगी? आप कैपिटल R का वैल्यू स्मॉल r पुट करके देख लो, ठीक है। यह स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R पुट कर दो, एक ही बात, कोई टेंशन की बात नहीं इसमें। तो E स्क्वायर स्मॉल r और ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, एंड 4 स्मॉल r स्क्वायर कैंसिल हो गया, और फाइनली आया E स्क्वायर अपॉन 4r, ठीक है। तो ये है मैक्सिमम पावर की कंडीशन। आप किसी बैटरी में से मैक्सिमम पावर डिलीवर कराना चाह रहे हो, तब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना आप सेट करोगे, जितना सेल का या बैटरी का या कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है उतना ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रखोगे, तो आप मैक्सिमम पावर उससे ले पाओगे। और मैक्सिमम करंट चाहते हो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जितना कम हो सके कर दो। ये मैक्सिमम करंट की कंडीशन है, ये मैक्सिमम पावर की कंडीशन है, ठीक है। दैट्स ऑल। तो बच्चों अपन लोग ये काफ़ी लंबा हो गया, सेल्स का टॉपिक था, डेडिकेटेड टू द सेल्स ओनली, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग करेंगे किरचॉफ्स लॉ। अभी के लिए बाय बाय, जय राम जी की।